कहानी की शुरुआत में हम एक थंडर ड्रैगन और एक कल्टीवेटर के बीच फाइट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे कि वो कल्टीवेटर उस थंडर ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करता है। असल में वो थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो उस कल्टीवेटर के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसी के साथ साथ हमें नरेटिंग वॉइस बताता है, अगर किसी कल्टीवेटर को तियानवे कॉन्टिनेंट के अंदर मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करना हो तो उसे सबसे पहले तियानवे वोर्टेक्स को ओपन करना होगा, तभी वो अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता है और कल्टीवेशन कर सकता है। पर मैग्नोलिया सिटी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो कि अपनी तियानवे वोर्टेक्स को ही एक्टिवेट नहीं कर पाया, और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी नेम फेंग हाओ होता है, जो कि अपने प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और एक महीने पहले हुए इंसिडेंट के बारे में वो याद करने लगता है, जहाँ पे फेंग हाओ की अंकल मास्टर फेंग हन से कहने लगता है अपने फेंग हाओ जैसे कचरे को अपनी डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कैसे किया, जिसने की आज तक अपने तियानवे वोर्टेक्स तक को एक्टिवेट नहीं कर पाया। पर तभी उसकी सिस्टर सीन कहती है आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रदर यकीनन तियानवे वोर्टेक्स को एक्टिवेट कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फेंग हन फेंग हाउ से कहने लगता है तुमने तो अभी तक अपने तियानवे वोर्टेक्स को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया, अगर तुम यहाँ पे रहे तो इसकी असर जिंग के ऊपर भी पड़ सकती है, इसी वजह से तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनने की बात फेंग हाउ की फादर कहता है तुम अपने जूनियर को इस तरह से धमका नहीं सकते, ये दरअसल गलत है। ये सुनने की बात फेंग हन वही पे फेंग हाउ की फादर की भी बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से फेंग हाउ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है चाहे मेरी तियानवे वोर्टेक्स एक्टिवेट ही क्यों ना हुआ हो, पर मैं इस तरह का पर्सन नहीं हो, यकीनन एक दिन न एक दिन मेरी तियानवे वोर्टेक्स एक्टिवेट हो ही जाएगा। जिससे फेंग हन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फेंग हाउ के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, पर बीच में आकर उसकी फादर उसे बचा लेता है। इसी के साथ साथ उसकी फादर से फाइट करते हुए उन्हें काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड भी कर देता है, जिस वजह से वो तो वहीं पे बेहोश हो गए थे। ये देखने की बात फेंग हाउ काफी गुस्से में कहता है फेंग हन तुम याद रखना, तुम कमजोरों को हमेशा ही टॉर्चर करते रहते हो, मैं वापस आऊंगा 1 साल बाद तुम्हें यकीनन हरा कर दिखाऊंगा। ये सुनने की बात फेंग हन भी कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम 1 साल बाद मुझे हरा पाए तो मैं अपनी कल्टीवेशन खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फेंग हाउ इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए काफी उदास हो रहा होता है, पर तभी वो कहता है मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। और इसी के साथ साथ बचपन में जिंग के साथ बिताई हुई याद आने लगता है, जहाँ पे कि जिंग उससे कहती है ब्रदर आप इस तरह से खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते। ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है मेरी साथ की लगभग सभी डिसाइपल ने अपने तियानवे वोर्टेक्स को एक्टिवेट कर चुका है, अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ तो शायद से मेरा तियानवे वोर्टेक्स भी ओपन हो जाए, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यकीनन एक दिन वापस आ जाऊंगा। यह सुनने की बात जिंग भी कहती है हाँ ब्रदर मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर से कर पाएंगे। फेंग हाउ फिर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार तियानवे वोर्टेक्स ओपन करके ही रहूंगा, और वो वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। पर इस बार की कल्टीवेशन पे भी कुछ अलग होता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है और कुछ देर बाद वो लाइट उसकी बॉडी से बाहर भी आ जाता है और तुरंत ही एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखने की बात तो फेंग हाउ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। तो ये सुनने की बात बट वो लेडी फेंग हाउ की बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है बच्चे नए जनरेशन की मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के लिए तुम्हें बधाई, आज से मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करूंगी, यानी कि तुम्हारी हर चीज में मैं हेल्प करूंगी, आज से मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मुझे आंट जिंग हुई बुला सकते हो। और उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी में तो वॉइड वोर्टेक्स मौजूद है। ये सुनने की बात फेंग हाउ इसके बारे में पूछता है तो आंट जिंग वो कहती है कि ये जो वॉइड वोर्टेक्स है वो काफी ज्यादा रेयर है, और इसी के साथ साथ जिनके पास भी ये मौजूद है उनके कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसी के साथ साथ ये काफी पावरफुल भी होता है। यह सुनने की बात फेंग हाउ कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बेकार नहीं जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इससे वो काफी खुश होने लगता है, पर तभी आंट जिंग वो कहती है इसका एक साइड इफेक्ट भी मौजूद है, अगर कोई कल्टीवेटर हमेशा ही कल्टीवेशन करता रहे तो फिर ठीक है, पर अगर अचानक से
जैसे ही वो कल्टीवेशन छोड़ दे तो ये उल्टा ही उसकी बॉडी से पांचों मेरिडियंस को खाता रहेगा। ये सुनने की बात तो फेंग हाओ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसी के साथ साथ आंट जिंगहुओ फिर से कहती है फिलहाल के लिए इतना सा भी काफी है, मैं फिलहाल के लिए सोने जा रही हूँ, और वो उसकी बॉडी में जाने लगती है। फेंग हाओ उन्हें रोकते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप रुक जाइए, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं वॉइड वॉर्टेक्स को किस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो, मैं हर एक चीज को झेलने के लिए तैयार हूँ। यह देखने की बात आंट जिंगहुओ भी इसके लिए एग्री करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, और वो फेंग हाओ की वॉइड वॉर्टेक्स को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हम फेंग हाओ को देखते हैं जो कि काफी सारे इल्यूजन्स में फंसा हुआ था, जहाँ पे उसकी फादर कह रहा था तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे मेरा ये हाल हो गया। इसी के साथ साथ जिंग कहती है कि तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसी के साथ साथ फेंग हान भी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी आंट जिंगहुओ की बातों को याद करते हुए वॉइड वॉर्टेक्स ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हम वहीं पे उसकी वॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। अपनी वॉर्टेक्स को एक्टिवेट होते हुए देखकर फेंग हाओ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसके लिए न जाने उसे आज तक कितने लोगों की ताने सुनने पड़े, और वो वहाँ से तुरंत ही अपनी मदर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने की बाद उसकी नजर में पड़ता है कि उसकी जो मदर है वो रो रहा होती है। इसके बारे में जब फेंग हाओ पूछता है तो उसकी मदर कहती है असल में आप फेंग हाओ की फादर को फैमिली लीडर की पोजीशन से भी हटा दिया गया। इसी के साथ साथ उनके इलाज के लिए मिलने वाले जितने भी एलेक्सर्स है उन्हें भी बंद कर दिया। इस वजह से फेंग हाओ गुस्सा होते हुए सीधा ही वहाँ से ग्रैंड एल्डर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने की बाद ग्रैंड एल्डर उसे कहने लगता है अभी तक तो तुम्हारी वॉइड वॉर्टेक्स भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से तुम एक बेकार पर्सन हो। इसी के साथ साथ हमारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले सके, और मुझे उसी के ऊपर खर्च करना चाहिए, ना कि तुम्हारी ऊपर। ये सुनने की बाद फेंग हाओ कहने लगता है मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, तब तक मैं सिटी कंपटीशन को हर हाल में जीत कर ही दिखाऊंगा। यह सुनने की बाद ग्रैंड एल्डर भी इसके लिए एग्री हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम ना जीत पाए तो तुरंत ही तुम्हें और तुम्हारी फादर को फेंग फैमिली के अंदर से निकाल दिया जाएगा। वहाँ से जाते हुए फेंग हाओ सोचता है अगर मुझे सिटी कंपटीशन में जीतना है तो मुझे हर हाल में इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर से पहुँचना होगा, पर मैं इसे कैसे करूँ। इसके बाद आंट जिंगहुई भी बाहर आते हुए कहता है तुम 1 महीने के अंदर 5th लेवल पर पहुँचना चाहते हो, जो कि नामुमकिन है। अगर तुम ऐसा कर भी लेते हो तो तुम्हारी बॉडी इसे होल्ड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। पर फेंग हाओ कहता है वैसे भी अगर मैं कल्टीवेट ना करूँ तो वॉइड वॉर्टेक्स की वजह से मैं मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ट्राई करूँ। इसी के साथ साथ आंट जिंगहुओ को सुअर की मीट देते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जहाँ पे सुअर की मीट देखकर तो आंट जिंगहुओ वहीं पे फेंग हाओ को सिखाने के लिए एग्री हो गई थी। इसी के साथ साथ वो फेंग हाओ को एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हुए कहती है ये एक जुआन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो तो 1 महीने के अंदर यकीनन इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर से पहुंच जाओगे। इसी के साथ साथ इस टेक्निक को तुम फाइट में भी यूज कर सकते हो, पर इस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये सुनने की बात फेंग हाओ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी फादर की इस हालत की बदला भी लेना है। और वो उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पे दिन रात मेहनत करने लगता है। जहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते है वो कल्टीवेशन भी करता है, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उस टेक्निक को यानी कि उस टेक्निक की एक फॉर्म को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है, जिससे फेंग हाओ तो काफी ज्यादा खुश हो क्या होता है। और अगले सीन में हमें फेंग हाओ को सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी फादर के लिए मेडिसिन लेकर घर जा रहा होता है। पर तभी वहीं पे यांग फैमिली की यांग मास्टर यांग कोई तुरंत ही उसकी रास्ता रोक के उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे फेंग हाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उन लोगों के बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे फेंग हाओ काफी इजीली उनकी यानी कि यांग कोई की सभी मेंबर्स को पीटते हुए यांग कोई को भी बराबरी की टक्कर देने लगता है। पर फेंग हाओ ज्यादा देरी न करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखते ही यांग कोई कहता है फेंग हाओ तुम चाहे आज फाइट क्यों ना करो, पर आधे महीने बाद होने वाले सिटी कंपटीशन के अंदर मैं यकीनन तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दूंगा। और फिर ऐसे दिन बीतता जाता है और सिटी कंपटीशन के दिन भी काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। वहाँ पे हम फेंग हाओ को अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो टाइगर केव की फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर चुका होता है।
फेंग हाओ कहता है इस पावर के साथ यकीनन मैं सिटी कंपटीशन को आसानी से जीत पाऊँ। ये सुनने की बात आंट जिंगहुओ कहती है ये सुअर की मीट तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे और 5 पीस चाहिए। और वहीं पे हम फेंग हाओ की हालत काफी ज्यादा खराब होते हुए देखते हैं। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखने की बात आंट जिंगहुओ उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हें मैंने एक दिन में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना की थी। इतना ज्यादा कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी बॉडी इसे हील नहीं कर पाई और तुम्हारी 5 मेरिडियंस इंजर्ड हो चुकी है। इससे शायद ही तुम सिटी कंपटीशन के अंदर जा पाओ। ये देखते ही फेंग हाओ फिर से कहता है अगर इस बार तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सुअर की मीट दूंगी। ये सुनने की बात आंट जिंगहुओ कहते हो वैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मेरे पास इसकी एक तरकीब मौजूद है। जिसे सुनने की बात फेंग हाओ कहता है वैसे इस तरकीब की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें कई सारे मेडिसिनल पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने की बात आंट जिंगहुओ कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास और एक रास्ता मौजूद है। और वो एक मैनुअल को निकालते हुए कहती है इस मैनुअल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिनल एलेक्सर्स के बारे में नोट है और तुम इसे रिफाइन करने के लिए अपने ब्लड के साथ इसे रिफाइन कर सकते हो। ये सुनने की बात फेंग हाओ इसके अंदर अपने ब्लड डालते हुए रिफाइन करने की कोशिश करता है पर उस बुक के अंदर तो कोई भी असर दिख नहीं रहा था, जिससे आंट जिंगहुओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर थोड़ी देर में हम वहीं पे उस बुक को काफी ज्यादा चमकते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ वो एनर्जी में बदलते हुए तुरंत ही फेंग हाओ की बॉडी के अंदर चला गया था। इसी के साथ साथ हम फेंग हाओ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो एनर्जी तुरंत ही कई सारे एलेक्सर्स की लिस्ट में बदल गया था, जिसे देखने की बात तो फेंग हाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे आंट जिंगहुओ भी आते हुए कहती है तुम इसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सभी एलेक्सर्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हें दुनिया की हर एक पॉइजन को क्योर कर सकते हो। तुम्हें अपनी मेरिडियंस को फिर से रिस्टोर करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेंगे, इसे लेकर तुम तुरंत ही अपनी मेरिडियंस को ठीक करने के लिए लग जाओ। सिटी कंपटीशन के अंदर देखते हैं जहाँ पे की कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया था। कंपटीशन की रूल्स के हिसाब से कोई भी वॉरियर किसी भी वॉरियर को चैलेंज कर सकता है और सबसे एंड तक जो भी वॉरियर टिक पाएगा वही इस कंपटीशन की विनर होगा। यांग कुई तो इसी बात का इंतजार कर रहा था और वो एरिना के अंदर आते हुए तुरंत ही फेंग हाओ को चैलेंज कर देता है पर फेंग हाओ तो वहीं पे मौजूद नहीं था। इस वजह से उसे वहाँ पे फेंग हाओ का इंतजार करना पड़ता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रोकन मेरिडियंस को ठीक करने में लगा हुआ था। वो काफी कोशिश करता है, वो अपनी डैमेज मेरिडियंस को हील नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, जिस वजह से आंट जिंगहुओ उसे मोटिवेट करते हुए कहती है इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसे करना ही होगा वरना तुम फिर से पहले की तरह बेकार कहलाओगे। ये सुनने की बात फेंग हाओ तुरंत ही फिर से अपनी मेरिडियंस को ठीक करने की कोशिश करता है और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे की अभी भी बहुत कम टाइम बचा था। अगर लिमिटेड टाइम के अंदर फेंग हाओ नहीं आता है तो इस मैच का विनर यांग कुई हो जाएगा। इसलिए फेंग फैमिली तो फेंग हाओ के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा होता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से फेंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था पर वो इस बार भी फेल हो जाता है और वो कहता है अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं सही टाइम पर सिटी कंपटीशन के अंदर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे किसी भी हाल में ऐसा करना ही होगा। और वो फिर से प्रैक्टिस करने में लग जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कंपटीशन के अंदर। लगभग थोड़ी ही टाइम बचा हुआ था और कंपटीशन की रेफरी भी यांग कुई को विनर अनाउंस करने ही वाला था पर तभी वही पे फेंग हाओ भी पहुंच जाता है और कहता है मैंने अभी भी हार नहीं माना, मैं इस फाइट को करना चाहता हूँ, जिससे इस चैलेंज को यांग कुई भी मानने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम फेंग हाओ के यहाँ पे पहुँचने से पहले देखते हैं जहाँ पे कि वो अपनी कड़ी कोशिश कर रहा था और कोशिश के बाद वो ब्रेक थ्रू करने पे भी कामयाब हो जाता है। इस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। आंट जिंगहुओ कहती है इसकी वजह से तुम मुझे सुअर की मीट खिलाना तो बोलना ही मत क्योंकि मेरी वजह से आज यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाए। और फिर यांग कुई और फेंग हाओ के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे की पहले फाइट में दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लगता है पर फेंग हाओ जैसे ही अपनी थोड़ी सी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करता है यांग कुई तो तुरंत ही पीछे हो गया था, जिससे यांग कुई फेंग हाओ को हराने के लिए तुरंत ही अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे फेंग हाओ बचने के लिए यूज करता है अपनी टाइगर केव टेक्निक को। फेंग हाओ यांग कुई को काफी इजीली हरा दिया होता है और सभी फैमिली को इस फाइट को देखकर एकदम से चौंकना पड़ता है क्योंकि फेंग हाओ यांग कुई को कैसे हरा सकता
लगता है क्योंकि कुछ ही महीने पहले उसकी तो कल्टीवेशन भी अवेकन नहीं हुआ था। पर तभी यांग का हार न मानते हुए वो अपनी यंग जनरेशन के अंदर वहाँ पे मौजूद सभी पावरफुल डिसाइपल को चैलेंज कर देता है, जो कि हु फैमिली की यंग मास्टर था, जिससे वहाँ पे मौजूद फैंग फैमिली की डिसाइपल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एल्डर भी, क्योंकि फैंग हाउ शायद भी हु किन को हरा पाता। यंग मास्टर हु भी उसकी फाइट को चैलेंज करते हुए इरिना के अंदर आकर फैंग हाउ से फाइट करने लगता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ पे यंग मास्टर हु फैंग हाउ के ऊपर भारी पड़ने लगता है और कुछ ही अटैक में उसे पीछे करने में भी कामयाब हो जाता है। इस अटैक की बात तो फैंग हाउ के मुंह से खून भी निकल आया था, जिससे फैंग हाउ गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर यंग मास्टर हु को पीछे हटाने में भी कामयाब हो जाता है। इसी के साथ साथ दोनों ही अपनी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करता है। ऐसा लग रहा था इस हमले के बाद यंग मास्टर हु तो इस फाइट में हार जाएंगे, पर इस अटैक से यंग मास्टर हु को कुछ भी नहीं हुआ होता है। असल में यंग मास्टर हु ने हु फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक, जिसका नाम होता है जुआनतियन बॉडी फॉर्मेशन टेक्निक, इस टेक्निक को यूज करने की वजह से उसकी बॉडी में कोई भी चोट नहीं लगता और वो एक ही अटैक में फैंग हाउ को नीचे गिरा देता है, जिससे फैंग हाउ भी इंजर्ड हो गया था। वो लगभग अपनी बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया था और तुरंत ही आंट जिंग हुआ से कहता है, सीनियर प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये फाइट जीतना मेरे लिए काफी जरूरी है। पर आंट जिंग हो तो इस फाइट के लिए साफ साफ इनकार कर देती है, पर सुअर की मीट की लालच देकर फैंग हाउ उन्हें मना लेता है, जिस वजह से आंट जिंग हो तुरंत ही फैंग हाउ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए पहले तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील करता है और अपनी किसी मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। यंग मास्टर हु से कहता है, बच्चे तेरे पास अच्छे मार्शल आर्ट टेक्निक से, पर तू इसका यूज अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। फैंग हाउ की मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर फैंग फैमिली की ग्रैंड एल्डर भी काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि फैंग फैमिली के अंदर इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक शायद ही मौजूद है। इसके बाद फैंग हाउ तुरंत ही यंग मास्टर हु के ऊपर हमला कर देता है। यंग मास्टर हु भी इस हमले से अपनी यंग मास्टर हु पूरी कोशिशों के बावजूद भी जीत नहीं पाता। इसके बाद वहाँ पे ऐसा कोई वॉरियर मौजूद नहीं होता जो कि फैंग हाउ को हरा पाए, इसलिए वो इस कंपटीशन की विनर बन जाता है। फैंग फैमिली की ग्रैंड एल्डर फिर से कहता है, हमारी फैंग फैमिली के अंदर एक ऐसा वॉरियर खड़ा हो गया, इसे तो फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। पर तभी हम यंग मास्टर हु को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट नीडल से फैंग हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उस नीडल को पकड़ते हुए यंग मास्टर हु की आंखों में घुसा देता है, जिस वजह से उसकी आंख वहीं पे खराब हो गया था। इसी के साथ साथ उस नीडल के अंदर तो पॉइजन भी मौजूद था, जो कि किसी को भी आसानी से मार सकता था। अपनी बेटे की इस हालत को देखकर पैट्रियार्च हु भी काफी ज्यादा गुस्से में फैंग हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर फैंग फैमिली की ग्रैंड एल्डर तुरंत ही उसे बचा लेता है और पैट्रियार्च हु को कहता है, अगर तुम लोग हार बर्दाश्त करना नहीं जानते तो कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना ही तुम्हें नहीं चाहिए था। तुम्हें अपनी फैमिली की बची कुछ इज्जत को यहाँ पे धोने की जरूरत नहीं है। और फिर फैंग हाउ यहाँ से अपनी मदर के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पे उसकी मदर सिटी कंपटीशन को जीतने की बात सुनकर काफी खुश हो गया होता है। फैंग हाउ कहता है, सिटी कंपटीशन को जीतने की वजह से ग्रैंड एल्डर ने कहा, अब हमें फैंग फैमिली से निकाला नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ मेरी फादर को फैंग फैमिली की लीडर होने की नाते जितना जल्दी हो सके उन्हें उतना जल्दी ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। इससे उसके फादर तो काफी इमोशनल हो गया होता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग फैमिली और हु फैमिली की पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही आज की हार की वजह से काफी गुस्सा हो रहा होता है। पर तभी वहीं पे हम शैडो मैंशन की एक वॉरियर को आते हुए दिखाया जाता है। पैट्रियार्च हु उनके सामने झुकते हुए कहता है, यानी कि आज हुए सभी इंसिडेंट के बारे में उन्हें कहता है, जिस वजह से वो बंदा सुनकर पहले तो यंग मास्टर हु की बॉडी से पॉइजन निकलता है और कहता है, अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, पर मैं उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सकता, जिससे पैट्रियार्च हु तो फैंग हाउ के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है। शैडो मेंशन की ओ वॉरियर कहता है, फैंग हाउ असल में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि इतना कम टाइम के अंदर ही इतना पावरफुल हो चुका है। अगर ये फ्यूचर में जिंदा रहा तो तुम दोनों फैमिली को ही इस लियोन सिटी से निकलना पड़ेगा। वो दोनों फैमिली की पैट्रियार्च फैंग हाउ को मारने के बारे में प्लानिंग करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर वो काफी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। इसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं था और वो सिस्टर जिंग के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पे कि वो प्रॉमिस किया था मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेशन करने की बात वो उससे मिलने के लिए जल्द से जल्द फैंग यू पर पहुंच जाएगा। पर अगर इस तरह से चलता रहा तो शायद वो वहाँ पे पहुंच पाए और वो कहता है, मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, फिलहाल के लिए मुझे अब यहाँ
से घर जाना चाहिए और वो आंट जिंगहो के साथ वहाँ से घर की ओर जाने लगता है। पर तभी उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि एक वॉरियर रियलम की फाइटर ने किया था। इसका अंदाजा फेंग हाओ को भी हो गया होता है कि इसे चाहकर भी वो हरा नहीं सकता। फेंग हाओ को बस यहाँ से कैसे भी हो बचकर भागने की जरूरत है। वो उस वॉरियर के साथ फाइट करते हुए काफी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, पर उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब होते जा रहा था और वो वॉरियर फेंग हाओ को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है। जब फेंग हाओ देखता है कि उसके पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं है, इसी के साथ साथ उसके पीछे से एक काफी बड़ा तूफान आ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा कोल्ड होता है। इसके अंदर अगर फेंग हाओ आ जाता है तो उसकी मौत भी निश्चित है। वो भी सोचता है अगर मैं यहाँ से बचने की कोशिश करूँ तो ये वॉरियर मुझे तुरंत ही मार डालेगा, क्यों ना इस तूफान की ओर ही जाया जाए, या पता लकीली में यहाँ से बचने में कामयाब हो जाए। और वो ऐसा ही करता है। जहाँ पे ये देखते ही वो फाइटर भी कहता है ये खुद ही मारने की कोशिश कर रहा है, चलो मेरा काम और भी आसान हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पेट्रिया झू को दिखाया जाता है जो कि फेंग हाओ को मारने के लिए उसी ने ही बंदे भेजे थे। फेंग हाओ की मारने की बात सुनकर वो काफी खुश हो गया होता है। इसके बाद शैडो मेंशन की वो वॉरियर फिर से कहता है अब तो फेंग हाओ मार चुका है, अब तुम्हें बस फेंग फैमिली को हराने की जरूरत है, जिससे तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हालत में पड़ा था। असल में उसने जो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब किया था उसी वजह से इस तूफान के अंदर से वो बच गया होता है। पहले तो आंट जिंगहो उसे एक थप्पड़ लगाकर होश में लाती है। आसपास देखते हुए फेंग हाओ कहता है अरे नहीं, मैं तो पैराडाइज वैली में पहुंच चुका हूँ जो कि काफी खतरनाक जगह है और यहाँ पे काफी पावरफुल बीस्ट भी रहते हैं। खतरे की नाम नहीं लिया कि खतरा हाजिर। असल में फेंग हाओ के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक काफी पावरफुल बियर बीस्ट ने हमला कर दिया होता है जो कि यंग मास्टर हु से भी ज्यादा पावरफुल था, और वो बीस्ट फेंग हाओ को काफी अच्छी तरीके से धोने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। इस तरह से पीटने के बाद फेंग हाओ की बॉडी में जरा से भी एनर्जी नहीं बचा ताकि वो उस बीस्ट को हरा पाए। आंट जिंगहो भी कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर फेंग हाओ रोकते हुए कहता है मैं हर बार ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, मुझे खुद से ही करना होगा। और वो अपनी फादर के बारे में याद करते हुए कहता है मेरी फादर काफी बीमार हो चुका है, मुझे उन्हें ठीक करना ही होगा, और इसी के साथ साथ मेरी मदर भी मेरी इंतजार कर रहे होंगे, इस वजह से मुझे यहाँ पे उठना ही होगा। और फिर हम फेंग हाओ को देखते हैं जो कि उस बीस्ट की अटैक को रोक लिया होता है क्योंकि वो असल में इस लेवल से नेक्स्ट लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। इस पावर के साथ ये बीस्ट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था और वो काफी इजीली उस बीस्ट को हराने लगता है, जिससे पीट कर उस बीस्ट का हालत तो काफी ज्यादा खराब कर दिया था। इसके बाद वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। खत्म होने की बात आंट जिंगहो से कहता है असल में मैं यहाँ पे और कुछ देर रहना चाहता हूँ जब तक कि मैं वॉरियर रियलम तक पहुँच ना जाऊँ। ये सुनने की बात आंट जिंगहो कहती है यहाँ की बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुम यहाँ पे मारने की इंतजार करो। पर तभी फेंग हाओ उनसे एक और टेक्निक के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है जहाँ पे की काफी रिक्वेस्ट के बाद इसी के साथ साथ मीट की लालच देकर आंट जिंगहो को मना लेता है, जिससे आंट जिंगहो थंडर फिस्ट नाम की एक टेक्निक उसे सिखाने लगती है। असल में ये टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कुछ ही देर प्रैक्टिस करने की बाद फेंग हाओ तो इस टेक्निक को सीख लेता है और उस बियर बीस्ट के ऊपर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे वो बीस्ट तो काफी डरते हुए वहाँ से भागने लगा था, पर वो कितना दूर ही भाग सकता था। फेंग हाओ अपनी नई टेक्निक की एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से कर देता है। इसके बाद फेंग हाओ रात होने की बाद बीस्ट को पका कर खा रहा होता है जो कि पॉइजनस तो था, पर जिसके पास भी वॉइड वर्टेक्स मौजूद है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। यहाँ से सुबह होने की बाद आंट जिंगहो फेंग हाओ की फिर से ट्रेनिंग कराने लगता है जहाँ पे की फेंग हाओ भी अपनी कड़ी कोशिश कर रहा था। इसी के साथ साथ आंट जिंगहो उसे रिवर डेंसिंग टेक्निक नाम की एक टेक्निक भी सिखाती है, जिसे प्रैक्टिस करने की बाद उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी मूवमेंट भी काफी फास्ट हो जाएगा। शायद से ऐसा भी हो सकता है वो ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच जाए। फेंग हाओ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, जहाँ पे पूरी तरीके से सीखने की बाद भी उसे कोई असर नहीं दिख रहा था। इसके बारे में वो आंट जिंगहो से पूछता है। आंट जिंगहो कहती है ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कर सकता है, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि तुम ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल के अंदर पहुंच पाओ। तुम्हें नेक्स्ट लेवल के अंदर पहुंचने के लिए कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस रिवर के पास ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कई सारे गुंडों से भाग रही होती है। असल में वो गुंडे उस लड़की से एक
ट्रेजर की मैप को हासिल करना चाहता है। वो लड़की इस टेक्निक को असल में नहीं देना चाहती थी, इस वजह से वो अपनी पावर को तुरंत ही एक्टिवेट करने लगता है और इसकी एलिमेंट होती है थंडर, जिससे वहाँ पे आसपास काफी ज्यादा थंडर चमकने लगता है। और फिर हम फिर से फेंग हाउ को देखते हैं, जो कि कहता है मैं इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लाऊं। लेकिन आर्ट जिंगहो की नजर तभी उसी थंडर के ऊपर पड़ जाती है और वो कहती है हालांकि ये किसी फाइटर की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से है, थंडर के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। पर तभी वही पे फेंग हाउ के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होता है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है। पर सही टाइम पर वो लड़की आकर उसे बचा लेती है। उस लेक के नीचे हम एक पावरफुल बीस्ट को भी देखते हैं। फेंग हाउ उसके जान बचाने के लिए थैंक्स करता है, पर तभी वो सभी गुंडे फिर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लड़की तुरंत ही फाइट करने लगती है। पर वो इतना सारा वॉरियर्स को कैसे ही संभाल सकता था। कुछ देर फाइट करने की बाद वो भी हार मान जाती है। उसके अंदर इतना एनर्जी नहीं होती कि वो फिर से फाइट कर पाए। ये देखते ही फेंग हाउ भी उसको बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच जाता है और दोनों ही कुछ टाइम के अंदर अंदर ही उन सभी वॉरियर्स की हालत खत्म कर देता है। असल में इस फाइट के अंदर वो लड़की भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और फेंग हाउ के सामने आकर कहती है यहाँ पे और भी कई सारे वॉरियर्स है, प्लीज मुझे एक सेफ प्लेस पर ले चलो। और वो घायल होने की वजह से तुरंत ही बेहोश हो जाती है। फेंग हाउ को भी समझ पे नहीं आ रहा था कि वो इसे लेकर कहाँ जाए, पर तभी आंट जिंगहो उसे एक प्लेस को ढूंढ कर देती है। असल में उस झरने के पीछे ही एक सीक्रेट केव था। यहाँ पे पहुँचने की बाद वो लोग तो पूरी तरीके से सेफ हो चुका था, उन्हें इतना आसानी से कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। आंट जिंगहो कहती है मैं इन लुटेरों को किसी ट्रेजर मैप के बारे में एक बात करते हुए सुना था, क्या ऐसा इसके पास है? क्यों ना उस मैप को इस लड़की के पास से छीन लिया जाए। पर फेंग हाउ तुरंत आंट जिंगहो को रोक देता है, क्योंकि वो इस तरह से इसका फायदा नहीं उठा सकता था, क्योंकि फेंग हाउ उस लड़की की मदद करना चाहता था और वो उस लड़की को हिल करने की कोशिश करता है। आंट जिंगहो कहता इस तरह से तो ये नहीं होने वाला, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और कुछ ही देर में उस लड़की को पूरी तरीके से हील कर देती है। इतना एनर्जी को यूज करने की वजह से फेंग हाउ तो वहीं पे बेहोश हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यही पे होने वाला है एक कांड। होश आने की बात वो लड़की तो फेंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो गुस्से में फेंग हाउ को तुरंत एक चाटा लगा देता है। इसके बाद दोनों ही हम कुछ ही दूरी पे बैठे हुए देखते हैं। वो लड़की फिर से कहने लगती है तुम्हें मुझे इस तरह से हील करने की क्या जरूरत था? अगर तुम कहते तो इसकी बदले में मैं तुम्हें कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी दे सकती थी। पर फेंग हाउ गुस्सा होते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हारी जान ना बचाया होता तो अब तक तुम शायद ही जिंदा होते और तुम मुझे उल्टा ही थैंक्स करने की वजह मुझे ही डांट रहे हो। इससे वो लड़की और भी गुस्सा होते हुए फेंग हाउ से कहता है हाँ तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर दोगे, उसे ठीक करने की बहाना लेकर। गुस्से में वो ऐसे ही बकबक करने लगता है, पर उसकी हर एक जवाब फेंग हाउ बस वहीं पे साइलेंट होकर सुन रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, आखिरी बात सुन लो। अगर तुम मुझे रेड लोटस किंग को हासिल करने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं इसकी 8 सीख तुम्हें दूंगी। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो। अगर एपिसोड जल्द से जल्द चाहते हो तो एक शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।